Now am I audible? Okay. Good evening everybody. Hello Jitu. Hello Aman. Hi Unknown. Hi Rohit. Okay, thank you. Good evening everyone. Welcome to Unacademy. I'm your educator Priyanka and let's begin with chemistry. A little bit of क्यों नहीं ले रहे थे बेटा, यहाँ ऑफलाइन में कुछ हाई प्रायोरिटी टास्क चल रहा था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी, इसलिए क्लासेस नहीं ले पा रही थी, इसलिए क्लासेस पोस्टपोन हुई थी। थोड़ा सा कुछ हाई प्रायोरिटी टास्क चल रहा था, और कोई बात नहीं थी। सो वो हम कवर अप कर लेंगे। आई विल ट्राई एंड पेस अप द क्लासेस कि जितना भी अपना थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, कुछ क्लासेस मिस हुई हैं, तो वो हम कैसे करके कुछ कवर अप करते हैं, देखती हूँ मैं उसको कैसे थोड़ा सा स्पीड अप करके। विल डू दैट, राइट? नहीं बेटा, हेल्थ तो ठीक है, बस थोड़ा सा वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, कुछ हाई प्रायोरिटी टास्क चल रहा था जिसको पहले करना बहुत ज़रूरी था, दैट्स वाई ऑफलाइन में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न। बिगिन करें? ऑल राइट, शैल वी बिगिन? वेट करें 5 मिनट। आ गए सब लोग? अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने क्या मैंने आपको टेलीग्राम पे जो 2 ELPs दी थी वो आपने सॉल्व कर ली? हेलो सुधांशु। हाँ बेटा, वहां पर भी चल रही हैं। अच्छा बताइए, पहले आप लोग, आपने ELP सॉल्व कर ली टेलीग्राम चैनल से? वहां कोई डाउट है तो आप वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। नहीं बेटा, टफ नहीं होता है, वील डू दैट। सुधांशु, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में, हमारे जितने भी वीडियोस हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन सब के वीडियोस में उनका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। ओलंपियाड कॉर्नर के नाम से ही है ग्रुप नेम, है ना? तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। टफ नहीं होता बेटा, सब कर लेंगे, डोंट वरी, है ना? आपके डाउट्स हैं तो उस पर पूछ लीजिए। वैसे आई ट्राई एंड एक और ELP अभी आई एम डिजाइनिंग, वो ELP डिजाइन करके ये फर्स्ट चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और फिर मैं एक फाइनल ELP दे करके फिर हम डिस्कस करेंगे। आई ट्राई कि यहाँ पे ही हम डिस्कस कर लें ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पे ही डिस्कस कर लें उसको। नहीं हो पाएगा तो फिर टेलीग्राम चैनल पे तो आप पूछ ही लीजिएगा, राइट? ठीक है, चलिए तो अब बिगिन करते हैं। स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का क्या मतलब होता है? आपका नाम बताओ बेटा। बेटा मैं रोहित, मैं पिछले लेक्चर्स में सजेस्ट कर चुकी हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस की बुक्स। जेई की जो भी बुक्स आती हैं आप उनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। आप OP टंडन पिक कर सकते हैं, आप नरेंद्र अवस्थी पिक कर सकते हैं, आप इसके अलावा आप P बहादुर पिक कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स बहुत सारी जेई की आती हैं, आप कोई से भी पिक कर लीजिए, वो सारा आपका फिजिकल का पोर्शन कवर कर देंगी, है ना? अच्छी बुक्स बहुत सारी हैं, ठीक है? मैं सजेस्ट कर चुकी हूँ पिछली क्लासेस में। पियर्सन, बेटा पियर्सन जो है सफाइस नहीं करेगी सुधांशु, पियर्सन पूरा काम नहीं चलाएगी आपका, है ना? पियर्सन आप कौन सी क्लास की लेंगे? 11th की ना? तो हाँ, RC मुखर्जी अच्छी है, मगर RC मुखर्जी इनिशियली नहीं ले, आप जब सेकंड टाइम करें ना, RC मुखर्जी को सेकंड टाइम के लिए रखिए। पहले आप नरेंद्र अवस्थी लगा लीजिए, पहले आप ये वाली सारी 11th को सपोर्ट करने वाली जो बुक्स हैं पहले वो लगाइए। RC मुखर्जी थोड़ा सा सेकंड, आई वुड से कि सेकंड राउंड में लगाइए, ठीक है? सेकंड राउंड में लगाइए RC मुखर्जी। यस बेटा, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, ठीक है? चलिए नाउ शुरू करते हैं क्लास को। तो स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स किसका? स्टोइकियोस का, यानी कि केमिकल्स, एलिमेंट्स को मेजर करने का तरीका, ठीक है? एलिमेंट्स को मेजर करने का तरीका। हम किसी भी एलिमेंट्स को कौन सी, किसी रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं या कंपाउंड्स रिएक्शन कर रहे हैं, वो किस प्रोपोर्शन में रिएक्शन कर रहे हैं, किस प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इसी को, इसी कैलकुलेशन को, इसी मेजरमेंट को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री शुरू करने के लिए अपने को सबसे पहले, सबसे प्राइम क्या पता होना चाहिए? बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, राइट? किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग से शुरू करते हैं।
किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो मास रिजाइड कहाँ करता है? मास, किसी भी एलिमेंट का मास जो है उसके एटम में रिजाइड करता है। तो हम इस लॉ को कैसे कह सकते हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हाँ, इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो एटम क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट्स में। एक सिंपल रिएक्शन से शुरू करते हैं। H2 प्लस O2 विल गिव यू H2O। ठीक है, अब ये रिएक्शन लिखते लिखते ही बैलेंसिंग, ये तो इतनी कॉमन रिएक्शन है कि बैलेंसिंग के साथ ही निकलती है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट्स में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, राइट? तो नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के बैलेंस्ड हैं, यानी कि सेम है। ऑक्सीजन के हाउएवर 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड। ये हमने इस तरह से हम रिएक्शन लिखते हैं फॉर द वेरी बिगिनर्स। रिएक्शन हम इस तरीके से लिखते हैं, जो भी हम यहाँ से जिससे इनिशिएट कर रहे हैं रिएक्शन, जिससे रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो तो उनके बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं। एरो के जो राइट हैंड साइड प्रेजेंट हो इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, और एक एरो जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ फेस करता है, इसको हम रीड करते हैं यील्ड्स टू। व्हाट इज इट रेडेड एज? यील्ड्स टू, या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यील्ड टू फॉर्म वाटर, राइट? इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। फिर प्रोडक्ट्स में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो तो वहां पर भी हम प्लस का साइन लगाते हैं। रिएक्शन करवाने के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं उनको एरो के ऊपर या नीचे मेंशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इसकी स्टेट्स को मेंशन करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है तो मैं यहाँ G लगा सकती हूँ, इसी तरह से ऑक्सीजन भी गैस है तो मैं यहाँ पे G लगा सकती हूँ, और प्रोडक्ट में वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में हमको मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे L लगाऊंगी, राइट? इसके अलावा अगर कोई सोल्यूशन है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन के अंदर NaCl लिया है और ये मैंने एक्वस कंडीशन में लिया है, यानी कि इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो मैं यहाँ पे AQ लिखूंगी। AQ का मतलब है एक्वस, यानी कि दैट सब्सटेंस हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ध्यान दीजिएगा, वाटर के लिए मैंने लिक्विड लिखा है क्योंकि वाटर एक्वस नहीं होता है, यानी कि वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। लेकिन कोई भी सल्यूट अगर मैं पानी में डिसॉल्व कर रही हूं तो मैं उसे लिखूंगी एक्वस। समथिंग विच हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एज एक्वस सोल्यूशन, राइट? और प्रोडक्ट्स में अगर मेरे पास गैस है, अगर मेरे पास गैस है, ठीक है, तो गैस के लिए मैं यहाँ पे G लिख सकती हूँ या फिर एक अपवर्ड फेसिंग एरो लगा सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के केस में यूज करा जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मेरे पास प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रोडक्ट में मेरे पास प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो मैं उसके लिए क्या सिंबल यूज कर सकती हूँ? PPT यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं सॉलिड यूज कर सकती हूँ S, और या फिर एक डाउनवर्ड फेसिंग एरो यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होता है ये जानने के लिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब भी 2 रिएक्टेंट्स या 2 लिक्विड्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, 2 लिक्विड्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमको। एक प्रोडक्ट सॉलिड है, दूसरा नया बना हुआ प्रोडक्ट लिक्विड है। 2 लिक्विड्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट में एक सॉलिड मिला, एक लिक्विड मिला। अब ये जो नया बना सॉलिड है, ये इस नए बने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। क्या? फिर से 2 लिक्विड्स हैं मेरे पास मान लीजिए, और इन दोनों को मैंने मिक्स किया, और मिक्स करते ही मुझे एक लिक्विड मिला, एक सॉलिड मिला और एक लिक्विड मिला। अब ये जो नया बना हुआ सॉलिड है, ये इस नए बने हुए लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, राइट? ऐसे सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो उसमें हम ये बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं। तो प्रेसिपिटेट के लिए इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम ये सारी जानकारी देते हैं। प्रेसिपिटेट इज मेंशन्ड बाय PPT, आइदर विद PPT और विद सॉलिड और दिस डाउनवर्ड फेसिंग एरो।
ऑलराइट, ये सारी बात तो हो गई इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना, एरो के ऊपर और नीचे प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऐसी कंडीशंस को हम मेंशन करते हैं। अगर इस रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ प्लस साइन लगा के हम हीट भी लिखते हैं, राइट, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो। yes Rohit, PbI2 is a precipitate. Okay, then हम यहाँ पे अगर बैलेंसिंग की बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, और इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हाउएवर 2 हैं, और प्रोडक्ट साइड एक ही है। तो हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो यहाँ पे जितने ऑक्सीजन के एटम्स इधर हैं उतने ही प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक 2 सप्लाई कर दिया ताकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाए। अब आपको दिख रहा है हाइड्रोजन के एटम्स 4 हो गए और रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2। सो आई हैव पुट अ 2 ओवर हियर ऑल्सो। सो ये हो गई बैलेंसिंग, यानी कि अब आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ऐसे ग्रिड बना के आप चेक कर सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के बैलेंस हैं कि नहीं। हाइड्रोजन मेरे पास 4 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी मेरे पास हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन के मेरे पास 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड, एंड प्रोडक्ट साइड भी मेरे पास 2 ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सिंस ये सब सेम है सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है दोनों साइड, सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये जो तरीका है जिसके अंदर मैंने कोएफिशिएंट्स, क्या चीज, क्या बोला मैंने, कोएफिशिएंट्स, इन नंबर्स को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये अब मोल्स की तरह भी यूज होंगे, ये अब अगर गैसेस हैं तो वॉल्यूम्स की तरह भी यूज होंगे, इनको आप सब तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये स्टोइकियोमेट्री में काम आने वाले, यानी कि एलिमेंट्स के कैलकुलेशंस में काम आने वाले इन नंबर्स को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं ये हम कहाँ सप्लाई कर सकते हैं, इस एलिमेंट के फॉर्मूले के या इस कंपाउंड के फॉर्मूले के बाहर, अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते, राइट। आप देखो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का जो 2 था वो मैंने यहां पर नहीं लगाया, मैंने कहा लगाया, इस फॉर्मूले के बाहर। क्यों, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला H2O है। अगर मैं H2O2 कर देती इसको तो मैं उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देती, जो कि वाटर का फॉर्मूला नहीं है। तो आपको यहाँ क्या जानने की जरूरत है कि हमको वाटर का फॉर्मूला क्या है, और इसके लिए आपको फॉर्मूले बनाने के लिए आपको वैलेंसीज अच्छे से आनी चाहिए। और मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको वैलेंसीज आती हैं, राइट। जिनको भी वैलेंसीज नहीं आती हैं प्लीज वो वैलेंसीज कर लें, ठीक है, वैलेंसीज करनी जरूरी है। अगर आपको वैलेंसीज नहीं आती हैं तो आपसे फॉर्मूले नहीं बनेंगे, और फॉर्मूले नहीं बनेंगे तो बैलेंसिंग नहीं होगी, बैलेंसिंग नहीं होगी तो ये स्टोइकियोमेट्री बेकार है आपके लिए, ठीक है। तो बेसिक बात है वैलेंसीज लर्न करना जो आपको करनी है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इक्वेशंस कुछ और। अच्छा, ये जो मेथड था इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी तो 2 सप्लाई करके आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस जैसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन और प्रैक्टिस करते हैं हम यहाँ पे, चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास लेड के, अच्छा इसका क्या मतलब है, लेड नाइट्रेट PbNO3 ऑल्ट्राइज इसका मतलब है लेड के साथ 2 नाइट्रेट प्रेजेंट हैं। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, लेड के एक एटम के साथ 2 नाइट्रेट प्रेजेंट है। आई होप आपको ये बात पता होगी, इतनी क्लैरिटी होगी, नहीं है जिनको उनके लिए मैंने समझा दी ये बात। ऑलराइट, अब हम बैलेंस करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अपने पास देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन देखते हैं, 3 2 6 ऑक्सीजन, और यहाँ कितनी है 2 2 4 एंड इधर है 1। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे नंबर इवन करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर इवन करते ही मेरे पास ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 ऑक्सीजन हो गई, तो टोटल मेरे पास 6 ऑक्सीजन हो जाती है, जो कि यहाँ से बैलेंस्ड है। लेकिन अगेन लेड अभी भी बैलेंस्ड
नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सप्लाई किया 2, लेड को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 सप्लाई किया, और ऐसे 2 सप्लाई करते ही मेरे पास नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो 4 नाइट्रोजन हो गए, राइट। ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब एक बार आप इसे जल्दी से चेक करिए और बताइए कि बैलेंसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बेटा सिर्फ 20 तक की वैलेंसी से काम नहीं चलेगा, कुछ आयंस की वैलेंसीज भी होती हैं, राइट, बिना उसके काम नहीं चलेगा। चलिए मैं आपको कुछ एक क्विकली करा देती हूँ यहीं पे, सिंस जो मोस्ट कॉमन वंस हैं एनायंस की, वो मैं आपको फटाफट यहाँ पे करा देती हूँ, जरूरी है। जैसे वैलेंसी, जैसे आप देखो यहाँ पे जैसे आपने ग्रुप वन के अंदर मैक्सिमम ग्रुप वन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी कितनी है ग्रुप वन की, सबकी वैलेंसी 1 है। मैं चार्ज के साथ लिख रही हूँ क्योंकि मेटल्स हैं। ग्रुप 2 सबकी वैलेंसी +2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लास्ट शेल में, 2, तो +2। ग्रुप 13 मोस्ट कॉमनली आपको वैलेंसी यहाँ पे मिलेगी 3। ग्रुप 14 वैलेंसी 4। ग्रुप 14 के अंदर आपको टिन और लेड +2 +4। कैसे याद किया है हमने, कहें सीता जी सुने प्रभु, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 444, ठीक है, और टिन और लेड के अंदर +2 +4। ग्रुप 15 यहाँ पे वैलेंसी हमको मिलेगी 3, ठीक है। फॉस्फोरस में 3,5 2 वैलेंसीज मिलती हैं, राइट, नाइट्रोजन -3। देन और उसके बाद ग्रुप 16 वैलेंसी 2, राइट, ओल्ड स्टाइल से ट्रिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सल्फर के केस में वैलेंसी 2, 4, 6 तीनों मिल जाती हैं। और ग्रुप 17 मोस्ट कॉमनली जो आपने यूज करनी है, सबकी वैलेंसी -1 है। ग्रुप 17 में आपको वैलेंसी मोस्ट कॉमनली जो मिलने वाली है वो -1 मिलने वाली है। आपको ग्रुप वाइज एलिमेंट्स याद होने चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आयंस की आती हैं तो एक बार जल्दी से यहाँ पे देख भी लेते हैं, आयंस की आती हैं तो भी, क्योंकि ये तो फिर पंगा फंसेगा ही अपना, वैलेंसी नहीं आती है तो। आयंस में एनायंस की वैलेंसी की बात करें यहाँ पे, कैटायन में तो आपको एक मेटल्स के अलावा अमोनियम की पता होनी चाहिए, NH4+1, ठीक है। एनायंस में हम बात करें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वाले हैं, कार्बोनेट CO3 2-, ठीक है, दिस इज कार्बोनेट। अब हम अगर ऑक्सी एसिड्स की बात करें, ऑक्सी आयंस की बात करें, तो नाइट्रोजन का ऑक्सी आयन हमको मिलता है नाइट्रेट, जिसकी वैलेंसी है 1, और इसका नाम क्या लिखा है हमने, नाइट्रेट, ठीक है। फिर फॉस्फोरस का फॉस्फेट ऑक्सीजन आयन, फॉस्फेट PO4 3-, और सल्फर का ऑक्सीजन आयन सल्फेट, तो SO4 2-, ठीक है। अब आप देखो कि नाइट्रेट फॉस्फेट सल्फेट, सो ऑक्सीजन आयन बनाने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ एनायन बनाने के लिए नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 3 एटम्स आ सकते हैं, फॉस्फोरस के साथ मैक्सिमम 4 एटम्स आ सकते हैं, सल्फर के साथ मैक्सिमम 4 एटम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेट हम किसको कहते हैं, जब नाइट्रोजन के साथ 3 एटम्स और इस सिस्टम पे चार्ज हो -1 का, फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, चार्ज हो -3 का, सल्फेट 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन और उस पे चार्ज हो -2 का, दैट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस दैट दिस कैन हैव, दीज एलिमेंट्स कैन हैव। अब मैक्सिमम से अगर एक कम हो, यानी कि NO2 1-, तो नाम हो जाएगा नाइट्राइट। ये जो सफिक्स है ये बदल जाएगा, 8 था पहले, यहाँ देखो आप 8 था, सब जगह 8 था, नाइट्रेट फॉस्फेट सल्फेट, जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन थी। अब आ गया आइट, ठीक है, तो आइट का क्या मतलब है, कब लगता है, फॉस्फाइट। नेक्स्ट वन हियर इज फॉस्फाइट PO3 3-, देन नेक्स्ट वन इज सल्फाइट
SO3 2 माइनस, राइट। तो आप यहाँ देखिए आइट कब लगा, आइट मैक्सिमम से एक कम ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन सल्फर के केस में 4 थी, अभी सल्फाइट में 3 रह गई। फॉस्फेट के केस में 4 ऑक्सीजन थे, सल्फाइट आइट 8 मैक्सिमम, आइट मैक्सिमम से एक कम ऑक्सीजन, 4 से 3 हो गई ऑक्सीजन, ठीक है। अब नाइट्रेट मैक्सिमम ऑक्सीजन कितनी थी 3 और अब मैक्सिमम से एक कम 2, NO2 1 माइनस, तो नाइट्राइट आयन का नाम क्या हो गया, नाइट्राइट। देन नाइट्राइड देखो आप, आइड कब लग जाता है, आइड कब लग गया, जब ऑक्सीजन बिल्कुल गायब हो गई। इसी तरह से फॉस्फाइड, फॉस्फाइड आइड कब लगा, जब बिल्कुल गायब हो गई ऑक्सीजन। और इसी तरह से सल्फाइड आइड कब लगा, जब बिल्कुल ऑक्सीजन गई, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। 8 आइट और आइड, 8 आइट और आइड, 8 कब लगा, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे थे। आइट कब लगा, मैक्सिमम से एक कम। और आइड कब लगा, जब सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, राइट, जब यहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है तब आइड सफिक्स लग गया। नाउ अब आपके लिए एक होमवर्क है, क्लोरीन के ऐसे ऑक्सी एनायंस और हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके भी ऑक्सी एनायंस आप इसकी वैलेंसीज लिखेंगे और फॉर्मूले में इनको यूज करेंगे। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी मैं फटाफट बता दूं यहाँ से, ताकि आपसे गलती नहीं हो किसी भी तरह की। जैसे सोडियम है, सोडियम के साथ आप नाइट्राइड का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो सोडियम वैलेंसी +1, नाइट्राइड -3, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बना Na3N। नाम क्या दिया हमने, सोडियम आयन से आया सोडियम और नाइट्राइड आयन से आया नाइट्राइड, तो इसका नाम बना सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, TRIDE। इसी तरह से सोडियम फॉस्फेट PO4, सोडियम की वैलेंसी 1, फॉस्फेट की 3, ये क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि फॉस्फेट की वैलेंसी सोडियम के साथ, सोडियम की वैलेंसी फॉस्फेट के साथ, Na3PO4, ये बन गया सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। इसी तरह अब आप देखें, अगर अपने पास है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल्यूमिनियम के साथ आ गई सल्फेट की वैलेंसी 2 और सल्फेट आयन के साथ आएगी एल्यूमिनियम की वैलेंसी। लोगों को फॉर्मूला लिखने में अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे एक बार ठीक से देखिए, सल्फेट के सफिक्स में यहाँ पे, सॉरी नॉट सफिक्स, क्या बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट, हाँ, सल्फेट के सबस्क्रिप्ट में ऑलरेडी यहाँ पे 4 है, तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 सल्फेट, 2 सल्फेट, 3 सल्फेट, इसका मतलब है 3 सल्फेट के आयंस है, इसलिए होल थ्राइस लिखा है हमने, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे इसका फॉर्मूला। यही चीज अगर एल्यूमिनियम के साथ हो, सॉरी अमोनियम के साथ हो, अमोनियम आयन ये हो गया, और अपने पास है मान लीजिए फॉस्फेट PO4, तो अमोनियम की वैलेंसी 1, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, इसको हमने किया क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया NH4 होल थ्राइस एंड PO4, अमोनियम फॉस्फेट, राइट। फॉर्मूला मेकिंग में कोई गलती ना करें, स्टोइकियोमेट्री को करेक्ट करने के लिए फॉर्मूला मेकिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसके लिए वैलेंसी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आई होप यस गीता, मैंने बिल्कुल बेसिक से ही बात करी है, मेरे हर उस बच्चे का ध्यान रखा है जो 7 से आ रहा हो, 8 से आ रहा हो, वो सारी मेरी बात समझ पाए, इसीलिए मैंने वैलेंसी यहाँ पे कवर करी है बेटा। वैलेंसी और फॉर्मूला मेकिंग भी मैंने इसीलिए इनकॉर्पोरेट किया है बीच में स्टोइकियोमेट्री के। हाउएवर दिस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर बिगनिंग विद दिस, मैंने लेकिन फिर भी यहाँ पे कवर कर लिया, तो आप परेशान नहीं हुई है, राइट। आपकी सारी बिल्कुल बेसिक बात से, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी ये लेक्चर्स देख के शुरुआत कर सकता है और क्रैक कर सकता है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से 2-4 फॉर्मूले आप अपने हिसाब से जल्दी से बनाइए, और 2-4 करेक्ट फॉर्मूले मुझे फॉस्फेट के साथ, सल्फाइट के साथ और नाइट्राइट के साथ एक एक फॉर्मूला जल्दी से लिख लीजिए चैट बॉक्स में। टिल देन आई विल हैव वाटर, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दो।
करेक्ट है रोहित, MgSO4 करेक्ट है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे एक बात नहीं बताई, रोहित ने याद दिला दी। मैग्नीशियम और ये सल्फेट, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी भी 2। जब वैलेंसी सेम है तो इसको मैंने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको पहले तो रिड्यूस कर दिया, सेम वैलेंसी रिड्यूस हो जाएगी, राइट, सिंपलेस्ट नंबर में। और ये हो गया MgSO4, दोनों की वैलेंसी 2 थी इसलिए मैंने उसको क्रॉस कर दिया, राइट, वेरी गुड। Mg3SO4 गलत है भैया, MgSO4 हो गया ना, होल फॉस्फेट लिख रहे थे आप, फॉस्फेट की जगह सल्फेट हो गया। चलिए, ओके, नाउ बिगिन, विल बी बिगनिंग विद अ बिट ऑफ बैलेंसिंग। वापस चलते हैं हम बैलेंसिंग पे। मैंने आपको यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको बैलेंसिंग जो सिखाई थी, ये मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से सिखाई थी। क्या नाम है इस मेथड का? इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल, एरर एंड ट्रायल या हिट एंड ट्रायल, कुछ भी कह लीजिए मेथड। दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड या एरर एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। यानी कि हम कोएफिशिएंट्स अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो फिट बैठ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम बदल देंगे, उसके मल्टीपल में ले जाएंगे, लेकिन बैलेंस करके रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक मेथड। अब मैं आपको दूसरा मेथड बैलेंसिंग का सिखा रही हूँ जो फटाफट आपको बैलेंसिंग करा देगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड के लिए हम चलते हैं, दैट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेथड। तो सिंपल रिएक्शन से ही चालू करते हैं उसको भी हम। चलो, C4H10 कर देते हैं। चलिए, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर अब मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। हाँ जी, तो अब हम सीखने जा रहे हैं कोएफिशिएंट मेथड। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अब आप एक बार हिट एंड ट्रायल से जल्दी से ट्राई करके देखिए, तो हिट एंड ट्रायल से इसमें आपको बहुत देर लग जाएगी। सो ऐसी रिएक्शंस के लिए या और भी कई टाइप की रिएक्शंस के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कोएफिशिएंट मेथड। आप ध्यान से समझिएगा कोएफिशिएंट मेथड होता क्या है, हम यहाँ करने क्या वाले हैं। पहली बात तो अभी से इनिशियली, क्योंकि आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में ये बॉक्स बना लीजिए जो मैं शुरुआत में बना रही हूँ, बाद में नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा कि हमें कोई भी नंबर सप्लाई करना है तो वो यहाँ पे सप्लाई करना है, इस फॉर्मूले के बाहर। फॉर्मूला डिस्टर्ब हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाहर सप्लाई करना है नंबर ऑफ एटम्स को इक्वेट करने के लिए। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे इसको कुछ वेरिएबल्स असाइन कर देते हैं, जैसे A, B, C और D। अब ये हो क्या रहा है, ये क्या किया मैम ने, ABCD का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, एक कंपाउंड है मेरे पास ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला है C4H10। उसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन गैस से, प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब यहाँ पे मैंने जितना कार्बन इस ब्यूटेन के अंदर दिया है, जितना हाइड्रोजन मैंने इस ब्यूटेन में दिया है, और जितना ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है कंबस्टन के लिए, उतना ही प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो जितना कार्बन मैंने यहाँ सप्लाई किया है, मुझे पता नहीं है कितना किया है, ठीक है, जितना कार्बन मैंने यहाँ पे सप्लाई किया है उतना ही प्रोडक्ट्स में मुझे कार्बन मिलने वाला है। ये बात मैं जानती हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पहले पढ़ा था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड डाल्टन थ्योरी क्या कह रही है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे वही बात आ गई यहाँ पे। तो अब आप देखो कि अगर मैं कार्बन को, मतलब यानी कि ब्यूटेन को, किसी एक अननोन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास वो प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा जो किसके बराबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट कार्बन को मैं किसी दूसरे अननोन से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे नहीं पता वो अननोन की वैल्यू क्या है, अभी के लिए मैंने उसे अज्यूम कर लिया है। तो ब्यूटेन को मैं किसी एक ऐसे अननोन से मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे प्रोडक्ट में मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को भी दूसरे अननोन से मल्टीप्लाई कर दूं और ये दोनों बराबर हो जाए।
ये दोनों इक्वल हो जाएं। सो यही किया है मैंने, ब्यूटेन को एक अननोन A से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इनका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू कार्बन एंड मल्टीप्लाइड बाय विद सम अदर अननोन, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो अननोन के टर्म्स में बैलेंसिंग शुरू करी है। चलिए देखते हैं इसको आगे प्रोसीड कैसे करना है। फॉर कार्बन, कार्बन के लिए 4A, कितना टोटल कार्बन सप्लाई किया है हमने? 4A। हमको नहीं, ब्यूटेन में तो 4 एटम्स हैं लेकिन टोटल कितने नहीं पता, A से मल्टीप्लाइड, शुड बी इक्वल टू किसके बराबर? C के बराबर। कितने कार्बन हैं यहाँ पे? एक ही कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही जगह कार्बन प्रेजेंट है, उसको मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया किसी अननोन से, लेकिन इनका प्रोडक्ट मुझे पता है दोनों बराबर होंगे, ठीक है। देन फॉर हाइड्रोजन 10A, 10 एक मॉलिक्यूल में 10 एटम्स हैं तो A मॉलिक्यूल्स में 10A एटम्स शुड बी इक्वल टू 2D। एक मॉलिक्यूल में वाटर के 2 हाइड्रोजन हैं तो अननोन से मल्टीप्लाई करने पे 2D किसके बराबर हो गए? ये 2D के बराबर, राइट। देन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट में मैंने 2B ऑक्सीजन सप्लाई करी है विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, स्प्लिट अप हुई है, लेकिन वो सारी ऑक्सीजन किसके बराबर है? उसका सम टोटल 2B के बराबर है, तो इट शुड बी इक्वल टू 2C प्लस D। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन तो C मॉलिक्यूल्स में 2C ऑक्सीजन प्लस एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन तो D मॉलिक्यूल्स में D नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो मुझे यहाँ 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब मैं क्या करूं, किसी भी एक वेरिएबल को 1 मान लूं। अगर A की वैल्यू, लेट्स से एक को मैंने 1 सपोज कर लिया, तो अगर A की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है, यानी कि अगर मैंने 1 मोल ब्यूटेन का लिया है तब बाकी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। लेट A इक्वल टू 1, अगर A 1 है तो फिर C कितना हो गया? C इक्वल टू 4 हो गया। अगर A 1 है तो D कितना हो गया? D विल बी इक्वल टू 5 हो गया। 2 1s are 2 5s are 5A is equal to D। तो मुझे A की वैल्यू मिल गई, अगर A की वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू मिल गई। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके मैं B की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो B इज इक्वल टू 2C यानी कि 4 2s are 8 प्लस D 5 बाय 2। ये 2B की वैल्यू मैंने यहाँ पे B इज इक्वल टू 2C प्लस D बाय 2, ये वाली इक्वेशन में मैंने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी हैं। 2C 8 के बराबर आ गया और D 5, राइट। सो 8 प्लस 5 विल गिव यू 13 बाय 2। तो B की वैल्यू आ गई है 13 बाय 2। नाउ B की वैल्यू हमको फ्रैक्शनल मिली है, यानी कि फ्रैक्शनल का क्या मतलब हो गया कि मैं यहाँ पे 13 बाय 2 पुट कर दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या कोई फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मुझे फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी सीरीज को न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास नई वैल्यूज क्या आ जाएंगी? A की नई वैल्यू, अब पूरे सिस्टम को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो A की नई वैल्यू आ गई है 2, C की नई वैल्यू आ गई है 8, D की नई वैल्यू आ गई है 10 और B की नई वैल्यू आ गई है 13। So now I have these values of A, B, C and D। ठीक है, पुट करके देख लेते हैं। C4H10 plus O2 gives you CO2 plus H2O। तो A की वैल्यू मेरे पास थी 2, B की वैल्यू है 13, C की वैल्यू है 8 और D की वैल्यू है 10। नाउ लेट्स चेक क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 2s are 8। प्रोडक्ट साइड कितने कार्बन है? ये देखिए 8, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड? 10 2s are 20। ठीक है, प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 10 2s are 20, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितने? 13 2s are 26। ठीक है, प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 8 2s are 16 प्लस 10 दैट गिव्स यू अगेन 26।
सो अगेन इट इज बैलेंस्ड, राइट। सो यहाँ से जो रिएक्शंस लंबी होती हैं, आई वुड सजेस्ट कि जो रिएक्शंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी सीधी है, एकदम ईजी हैं, उनको आप फटाफट किससे करिए, आप उनको हिट एंड ट्रायल से ही करिए। जैसे कि मैंने अभी आपको ये वाली रिएक्शन दिखाई थी, कहाँ गई वाटर वाली, जैसे ये रिएक्शन थी, इसके अलावा ये रिएक्शन थी, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन उनको आपको हिट एंड ट्रायल से करना चाहिए, ताकि आपको सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं निकालना है, आपको टाइम भी बचाना है। तो टाइम बचाना है तो कुछ ईजियर मेथड्स आपको फटाफट अडॉप्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो आप बाकी कुछ रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, हिट एंड ट्रायल लगाते ही रह जाएंगे और टाइम बहुत सारा निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ बैलेंसिंग। लेटर ऑन मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगी बैलेंसिंग का। हेलो गौरव, मल्टीप्लाई ऑल बाय 2, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड रोहित, आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ इक्वेशंस क्विकली प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम इसमें परफेक्ट हो जाएं पहले, राइट। चलिए कुछ इक्वेशंस जल्दी से बैलेंस करते हैं हम यहाँ पे। चलिए इन इक्वेशंस को कॉपी करिए और इनको फटाफट बैलेंस करिए। Quickly balance these equations and write the answer in the chat box quickly.
जल्दी से बैलेंस करिए, चैट बॉक्स में टाइप करिए बैलेंसिंग करके, इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स फटाफट टाइप करिए। All 10 equations quickly. जल्दी से बैलेंसिंग करिए ताकि फिर हम स्टोइकियोमेट्री कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करें क्विकली। 2 क्या अमन, 2 क्या? फर्स्ट वाले का आप बोल रहे हो P3 C3, गलती दिख रही है। रोहित 3 नहीं आएगा बेटा कहीं पर भी, इसमें चेक करो, गलत कर रहे हो। गलत कर रहे हो, चेक करो क्विकली। सोडियम वहां पे 2 हैं, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर सोडियम 2 हैं, तो यहाँ पे 2 अप्लाई कर दो सीधे सीधे। 2 सोडियम बैलेंस्ड, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। सो यहाँ पे 2 आ गया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। कार्बोनेट 2 हैं, 2 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कार्बन 2 हो गए, तो यहाँ पर भी कम से कम 2 कार्बन तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ बैलेंसिंग हुई क्या। सो 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन और 2 इधर, 4 हाइड्रोजन, फिर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन उधर। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 3 6, सो 2 2 4 एंड 5 6। और ये जो सल्फेट वाले ऑक्सीजन है, सल्फेट एज इट इज है, सल्फेट में कहीं कोई चेंज नहीं आया है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। राइट अमन, करेक्ट किया है आपने, कोई बात नहीं। रोहित, दिस इज द प्रोसीजर, गलती हो रही है, गलतियां अच्छी हैं, कोई बात नहीं, गलती करिए सुधारिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो कुछ नहीं होगा बेटा, डी जीरो नहीं है। डी जीरो का क्या मतलब होता है कि वो सब्सटेंस है ही नहीं। यहाँ पे इस 1 का, यहाँ कुछ नहीं लिखा है सोडियम सल्फेट के आगे, तो इसका मतलब है कि 1 मोल सोडियम सल्फेट है। जीरो का मतलब है कि ये वाला चीज है ही नहीं, एब्सेंट है, तो जीरो नहीं होगा कहीं पर भी, 1 होगा। जहां पर भी होगा 1, कम से कम 1 होगा, ठीक है। राइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन करके देखिए। यहाँ पे हमारे पास है जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसको बैलेंस करके बताइए क्विकली, जल्दी से बैलेंस करके बताइए। नेक्स्ट वन, स्टोइकियोमेट्री करने के लिए ये बैलेंसिंग परफेक्ट होनी बहुत जरूरी है। स्टोइकियोमेट्री के लिए प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बैलेंसिंग। आई एम गिविंग यू टाइम, जल्दी से इसको करिए क्विकली।
हाँ हाँ भाई, वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी करो। लेकिन कर दूं मैं सेकंड वाली? सेकंड वाली सॉल्व कर दूं? थर्ड का आंसर दिया, सेकंड का तो दो उषा जी। उषा किरण मेहता। अब आपका नाम क्या है? तो शायद अपने मम्मी का नाम यूज कर रखा है। अपना नाम बताओ बेटा। थर्ड वाली आपने करी है? नो नो, थर्ड का आंसर रॉन्ग है ये। एक मिनट सॉरी, चेक, लेट मी चेक। हिमांश सॉरी, हिमांश मेहता। ठीक है हिमांश। रोहित ने सेकंड वाली कर दी। देखो भाई, चलो सेकंड वाली करते हैं। जिंक एक है, इधर सोडियम दो है, तो सीधे से 2 तो यहाँ आ ही जाएगा। ठीक है, 2 सोडियम 2 सोडियम, जिंक का एक एटम जिंक का। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 1 3। इधर भी NaOH के साथ 2 हो गए और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन इधर 1 है, 2 हो गए, और इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए, बैलेंस्ड। ठीक है, सेकेंड वाली देखिए बैलेंस कर दिए। थर्ड वाली पे चलते हैं। 2 क्लोरीन है, तो यहाँ 2 तो आ ही जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, 2 यहाँ आते ही आप देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमको 2 चाहिए। 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 नाइट्रेट उधर है, 2 नाइट्रेट इधर है, बैलेंस्ड। ठीक है, लेड 1 नाइट्रेट 2 नाइट्रेट 2, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ठीक है, बैलेंस्ड। ठीक है, थर्ड वाली भी बैलेंस हो गई है। फोर्थ वाली पे आइए जल्दी से, क्विकली। फोर्थ वाली पे आइए क्विकली। हिमांश, आपने देखो 3 3 3 और 6 दिया है। जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं हम लोएस्ट कोएफिशिएंट में रिड्यूस कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करिए, आपका आंसर देखिए क्या आएगा। 1:1:1:2 1:1। नहीं नहीं नहीं, आपकी बैलेंसिंग भी गलत ही है। हिमांश चेक करिए, बैलेंसिंग गलत है बेटा आपकी। और ये तो इस तरीके से तो लिखते ही नहीं है, लोएस्ट फैक्टर में रिड्यूस करके लिखते हैं। तो अगर ये जिसका भी आंसर आप देना चाह रहे थे, अगर ऐसा किसी में आंसर है तो उसको 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। राइट, मेरी बात समझ आ रही है हिमांश? हिमांश मेरी बात समझ आ रही है? हाँ ठीक है, फाइन फाइन, ओके। सेकंड का आंसर तुमने रोहित बहुत गजब दिया है, नहीं चलेगा भाई। क्या किया है ये? कैसे 4 आ रहा है? चेक करिए भाई साहब, गड़बड़ है आपका आंसर। चलिए चलिए, क्विकली क्विकली, फोर्थ का आंसर जल्दी दीजिए। कौन दे रहा है फोर्थ का आंसर? रोहित तसल्ली से दोबारा करोगे तुम ये सारी बैलेंसिंग। हर आंसर गलत आ रहा है, दोबारा करोगे तुम ये बैलेंसिंग सारी की सारी। ठीक है, आराम से शांति से बैठ के वीडियो दोबारा देखना भले ही से, लेकिन बैलेंसिंग पूरी करोगे तुम दोबारा। और भी इक्वेशंस प्रैक्टिस करोगे बैलेंसिंग के लिए। और भी इक्वेशन जहां से मिल जाए बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना। बस देख लेना, मैंने अभी रिडॉक्स बैलेंसिंग नहीं सिखाई है, तो कोई एसिडिक या बेसिक मीडियम वाली मत उठा लेना। राइट, ऐसी इक्वेशन मत उठा लेना, कोई सिंपल बैलेंसिंग वाली इक्वेशंस करना पहले, वो मैं सिखाऊंगी, उसके बाद करेंगे रिडॉक्स बैलेंसिंग। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ वन। ओके, बाइकार्बोनेट 2 है यहाँ पे, और उधर नाइट्रेट 2 है। नाइट्रेट 2 होते हैं, यहाँ पे कम से कम 2 तो लग ही जाएगा। ठीक है, और बाइकार्बोनेट 2 है यहाँ पे, तो 2 कार्बन है, तो कम से कम 2 इधर भी आ जाएगा 2 कार्बन को बैलेंस करने के लिए। बाकी देखते हैं क्या क्या बैलेंस हुआ। अपने पास 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर भी 2 तो आ ही जाएगा कम से कम। ठीक है, एक कैल्शियम एटम 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। कार्बन 2 है, 2 कार्बन है, ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, तो 6 के हिसाब से 2 2 4 + 2 6, और नाइट्रेट के ऑक्सीजन तो एज इट इज हैं,
सो 2 नाइट्रेट यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। नेक्स्ट इक्वेशन करिए जल्दी से, कॉपर वाली, कॉपर प्लस HNO3 अच्छा सरकू, ओके, यस यस, फाइन। जल्दी से बैलेंस करिए इस इक्वेशन को, इसमें लगेगा आपका बढ़िया वाला हिट एंड ट्रायल का टाइम पूरा इस इक्वेशन में। हिमांश कर लिया इस क्वेश्चन को, वेरी गुड। चेक करिए हिमांश, बैलेंस हो रही है क्या? एक एक एलिमेंट चेक किया बेटा? चेक करिए। इज करेक्ट। चलिए देखते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉपर एटम है दोनों साइड। इधर अपने पास 2 नाइट्रोजन इधर है, 1 नाइट्रोजन इधर है, तो 3 नाइट्रोजन हैं टोटल अपने पास, और तीनों नाइट्रोजन डेफिनेटली यहीं से आ रही होंगी, तो 3 सप्लाई करके हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 सप्लाई करके हम देख लेते हैं। 3 सप्लाई करते ही यहाँ पे हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए? 2 + 1 3, एंड यहाँ पे हमारे पास 6 ऑक्सीजन इधर हैं और बाकी 3 उधर हैं, 9 ऑक्सीजन है, तो 3 3 9 ऑक्सीजन यहाँ से आ रही हैं, 3 और 3 2 6, 12 ऑक्सीजन हो रही हैं। तो यहाँ से 3 किसी भी तरह से बैलेंस नहीं होना है क्योंकि हाइड्रोजन भी नहीं हो रही है। लेट अस सप्लाई अनदर कोएफिशिएंट, लेट अस चेक हियर। तो अब हम 4 सप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे 4 सप्लाई करने पे हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 4 हो गई हैं और यहाँ पर 2 ही हैं, तो 4 उधर सप्लाई करना पड़ेगा। अभी भी ऑक्सीजन हमारे पास 2 + 2 4 एंड 6 हियर 10 हो रही है, और इधर से बैलेंस नहीं हो रही, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन एटम्स हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट, तो अब हमें इवन नंबर में ही सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उधर भी इवन नंबर में ही सप्लाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ है हमको इवन नंबर में ही लाना पड़ेगा। राइट, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 6 सप्लाई करके देख सकते हैं। 6 3 18, 18 करते ही हमारे पास 3 2 6 ऑक्सीजन हो गई हैं, और 2 इधर है, तो 4 यहाँ सप्लाई करें, तो लेट्स सी, 4 2 8, 8 + 2 6, 6 एंड इधर भी 6, 12, बट यहाँ पे 18 है, अगेन इट इज नॉट बैलेंसिंग। लेट्स सी,
8 सप्लाई करके देखते हैं हम यहाँ पे। 8 सप्लाई करते ही 8 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पहले तो हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, ये नाइट्रोजन में हटा दें। Okay, so we have 8 hydrogen here, so we need a 4 over here, and then we have 8 nitrogens. So let's see, 2 we have it there, 2 वहाँ पर है नाइट्रोजन, बचे 6, so 6, if we have to supply 6 over there, let's count the number of oxygen atoms. Let's count the number of oxygen atoms. 6 2s are 12 plus 4, 12 plus 4 16, 16 and इधर कितने, 3 8s are 24, इधर हैं 3 2s are 6 plus 4, 6 2s are 12, टोटल करिए ज़रा, 6 4 10 and 22 हो रहे हैं ये, 6 2s are 12 plus 4, ठीक है। हाइड्रोजन 4 2s are 8, 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड 8, यस बेटा इनफ है NSCJS के लिए। बाकी मैंने एक्स्ट्रा बुक्स आपको सजेस्ट कर दी हैं लास्ट फ्यू वीडियोस में। नाइट्रो गेमिंग, कौन थे नाइट्रो गेमिंग, मैं नाम भूल गई बहुत दिनों बाद। बेटा मैंने बहुत पिछले वीडियोस आप चेक करिएगा, मैंने वहाँ पे डिस्कस करी हैं बुक्स। आप न्यूमेरिकल्स के लिए बुक्स ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सारी मैंने जो आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप नरेंद्र अवस्थी ट्राई कर सकते हैं, OP टंडन ट्राई कर सकते हैं, फिर आप P बहादुर ट्राई कर सकते हैं, फिर आप RC मुखर्जी सेकेंड फेज़ में आई वुड रिकमेंड कि आप सेकेंड बार जब एक बार पहले आप इन बुक से कर लें, फिर RC मुखर्जी की तरफ जाएँ। बहुत बच्चे RC मुखर्जी के लिए पूछ रहे हैं, करिए कोई दिक्कत नहीं है, करते जाइए, बट वहाँ पे क्या है कि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। बट पहले हमारा ट्रायल किधर होना चाहिए, NSCJS क्रैक करने के लिए। तो NSCJS में क्लास 11th और इधर वाला पोर्शन पूरा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया अभी, ठीक है। एक मिनट, अपने को इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपन इसको और लोअर इंटीजर से भी 4 से ट्राई किया था क्या अपन ने। 4 3s are 12 ऑक्सीजन्स। इधर ओके 4 3s are 12, इधर हो गई 6, हाइड्रोजन हो गए 2 और नाइट्रोजन भी हो गए यहाँ 2, ठीक है। लेट मी सी, 4 कितने हुए इधर, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन, तो 2 वी हैव हियर एंड 2 वी हैव देयर, 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 12 2 2 6, इधर 2 और इधर ये कितनी हो गई, 2 2 4, 6 4 10 and 2 12 बैलेंस्ड, राइट। चलिए, सो इट इज बैलेंस्ड नाउ। तो ये जो इतनी मशक्कत हमने करी है, अगर इसको हम दूसरे वाले मेथड से करते तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते थे, बट स्टिल आई वांटेड यू पीपल टू रियलाइज कि हिट एंड ट्रायल के अलावा हमारे पास दूसरा मेथड भी हमको आना चाहिए। चलिए, ओके नेक्स्ट वन देखिए, जब भी आपके पास ऐसे हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन है, तो हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन के लिए आप यहाँ देखिए, मैं एक जनरल सा आपको CXHY प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और हमेशा प्रोडक्ट में आपको CO2 प्लस H2O मिलेगा, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है। तो यहाँ पे CXHY कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो तो CXHY, तो यहाँ पे आप X प्लस
y/4 लगा के ये बैलेंसिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आएंगे आपके पास x और ये y/2। ये जनरल मेथड हो सकता है। आप यहाँ पे x प्लस y/4, यहाँ पे x क्या है, कार्बन के एटम्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, y हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स, और x प्लस y/4 एटम बैलेंसिंग के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे x नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएगा और y/2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएगा। जल्दी से ये क्विकली ये वाला मेथड लगाइए और इसको याद भी कर लीजिए, समझ भी लीजिए। किसके लिए ट्रिक है, किसके लिए? हाँ, ये जो मैंने बताया ये इसके लिए ट्रिक है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शंस के लिए। जब भी आपको ऐसे हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन आए, इनमें जो नंबर हो सकता है वो बहुत लंबा चौड़ा नंबर आ सकता है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे फटाफट आप इस ट्रिक की हेल्प से आप बैलेंसिंग कर लेंगे क्विकली। और जो लास्ट ये रिएक्शन बताया मैंने आपको, इस रिएक्शन के लिए इसकी बैलेंसिंग, रिडॉक्स जो बैलेंसिंग करेंगे हम, उसके हिसाब से बहुत जल्दी हो जाएगी। वो मैं सिखाऊंगी आगे स्टेप बाय स्टेप, पहले ये कंप्लीट करें तब हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे। वो भी बहुत क्विकली बैलेंसिंग होगी, टाइम नहीं लगता बैलेंसिंग करने में, फटाफट बैलेंसिंग हो जाती है अगर हम रिडॉक्स मेथड से करेंगे तो, जो कि अभी सिखाना बाकी है। पहले उसके लिए ये वाला बेस होना जरूरी है। चलिए जल्दी करिए, अब इसको फटाफट जल्दी से बैलेंस करके बताते जाइए क्विकली। अब टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ईजी ट्रिक दे दी है आपको, अब टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत इजी ट्रिक दे दी है मैंने आपको। आप जल्दी करिए प्लीज, थोड़ा सा फास्ट काम करिए। और बैलेंसिंग की खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा, जहां से भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन कहीं भी लिखी हुई दिख जाए उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। क्विकली टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स क्विकली, अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। चलिए CXHY तो हमको यहाँ दिख रहा है 4/10, ठीक है। 4/10 क्या हो गया, मतलब 4 y/10, तो 10 यहाँ पे इस वाले हाइड्रोकार्बन के अंदर 5 प्लस 10/4 ये आना चाहिए। यहाँ पे 5 ही आ जाएगा x, और यहाँ पे y/2 10 है y, तो ये आ गया 5। लेट अस बैलेंस दिस फर्स्ट, इसको जल्दी से बैलेंस करें। 20 प्लस 30, 30/4, ये आएगा अपना फ्रैक्शनल, ठीक है। तो अब इसको व्हाट आर रिटन इन बी, मतलब अमन क्या पूछ रहे हैं, बी क्या, बी कौन से इक्वेशन के लिए पूछ रहे हैं अमन, कौन सी इक्वेशन के लिए पूछ रहे हैं बेटा, नंबर बताइए इक्वेशन का। A1 है, B7 है। ये हिमांश, ये आपने 6th वाली इक्वेशन के लिए आंसर किया है क्या? ये 6th वाली इक्वेशन का आंसर की बैलेंसिंग है क्या? इन ट्रिक इक्वेशन बी में मैंने लिखा है x प्लस y/4। अमन, ट्रिक वाले में मैंने लिखा है x प्लस y/4। अच्छा ठीक है हिमांश, ओके हिमांश। ऑलराइट, जल्दी से बैलेंसिंग करिए सब लोग। देखिए अगर इस हिसाब से हम बैलेंसिंग करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे 20 प्लस 10 30/4 आ जाएगा। 30/4, एंड इस पूरी इक्वेशन को मैं
4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर 4, इधर से 4 गायब, इधर 4 5 ज़ा 20 और इधर 4 5 ज़ा 20। अब मेरे पास कॉमन फैक्टर 4 आ गया फिर से, तो 4 से मैं अगेन पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं। नहीं होएगा इससे, तीन बाई टू 15/2। अब ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर इजीली आ जाएगा। और ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 15 10 एंड 10 बैलेंस्ड, राइट। नेक्स्ट वन, ये अपना 6, ये 6/2 will be 3, and then we have 6 15/2, 15/2, that means again 7th वाली 10 20 20 30, ठीक है, 6 to 12 15, 7th वाली 15 12। इस पूरी इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को मिलेगा 15, and here we get 12, and then we have 6। Let's see, 7th वाली इक्वेशन 12 कार्बन 12 कार्बन 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 30 ऑक्सीजन्स 12 2 24 and 6 30। चेक करिए, चेक करिए 7th वाली इक्वेशन। रोहित पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी बेटा। देखो A4 B6 लिखा है आपने और B6 नहीं आएगा, B6 नहीं आएगा, गड़बड़ किया है। कहाँ है हिमांश आपका? A4 B30 C24 हाँ, सिंप्लीफाई करना लेकिन ज़रूरी है हिमांश, हिमांश सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोएस्ट इंटीजर का, लोएस्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो लेते हैं, ठीक है। हाँ वैसे करेक्ट है, बट हाँ ये लास्ट स्टेप इसमें ऐड कर लीजिएगा, आप सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, 8th वन, क्विकली जल्दी से 8 9 10 क्विकली ट्राई करिए, 8 9 10 क्विकली ट्राई करिए और बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको। 8 9 10 क्विकली ट्राई करिए। एट्थ वाले में देखते हैं जल्दी से क्विकली, 3 और यहाँ पे 4। लेट्स सी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6, 6 and 4 10, 10 मीन्स 5 हियर, 5 2 10। लेट्स सी 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन, 6 and 4 10 बैलेंस्ड।
ठीक है, this one is also balanced. Now ninth one, ninth वाली quickly, b5 c3 b5 b5 c3 a1, ये किसका लिखा है रोहित? ये किसका है बेटा? ये कौन सी इक्वेशन का लिखा है? इक्वेशन नंबर डाल के लिखिए, सारी इक्वेशन से बहुत सारी इक्वेशन है ना, नंबर डाल के लिखिए बेटा। कौन सी इक्वेशन की बैलेंसिंग करी है आपने? ये नाइन्थ वाली इक्वेशन देखिए, एट्थ वाली की करिए। a1 है, b5 है, c3 है, d, ठीक है, करेक्ट है रोहित, वेरी गुड वेरी गुड। नाइन्थ वाले का चेक कर लीजिए, a का कोएफिशिएंट a1 है, b9 है, करेक्ट है, c6 है और d6 है, करेक्ट है, एब्सोल्युटली। गुड इवनिंग टेक सपोर्ट, टेक यू सपोर्ट, गुड इवनिंग। ऑलराइट, लास्ट वाली इक्वेशन जल्दी से क्विकली, लास्ट इक्वेशन बैलेंसिंग की। ऑलराइट, लास्ट वाली इक्वेशन, 6 2 12, 12 कार्बन 12 कार्बन, 28 हाइड्रोजन 28 हाइड्रोजन, 19 2 38 ऑक्सीजन. So here we have 24, 12 2 24 and here we have 14. So that comes out to be 38. चेक करिए, 10th का 8 2 बोल रहे हैं आप, 2 है, B19 है, C6 कैसे हो जाएगा? C6 और D7 कैसे हो जाएगा? चेक करिए हिमांश, चेक करिए C6 और D7 कैसे हो जाएगा? हिमांश चेक करिए, गड़बड़ करिए आपने। 10th का A2, B19 करेक्ट है, C12, वेरी गुड रोहित, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, अब बिल्कुल सही कर लिया आपने, ठीक है। चलिए, पूरी इक्वेशन बेटा 2 से मल्टीप्लाई होनी थी हिमांश, पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होनी थी, हाँ अब सही है, 12 and 14। ऑलराइट, वील एंड अप ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास में आप बैलेंसिंग प्रैक्टिस करके आइएगा, बैलेंसीज लर्न करके आइएगा, फॉर्मूला मेकिंग प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि अब जब हम स्टोइकियोमेट्री के नेक्स्ट क्लास से अब हम इक्वेशंस करेंगे और उस पर स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करेंगे। करेक्ट, C12 है, हाँ करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो अब आप उसके लिए अपने आप को तैयार करके आइएगा, बैलेंसिंग, वैलेंसी, फॉर्मूला मेकिंग, ये 3 काम आपके परफेक्ट होने चाहिए। चलिए, सी यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।